हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक मैप या लिंकेज मैप या रिकॉम्बिनेशन मैप क्या होता है। इस बार नीट 2022 में ये प्रश्न आया था जो जेनेटिक मैप या रिकॉम्बिनेशन मैप से ही रिलेटेड था। पहले जो है CSIR नेट या गेट या जैम जैसे कुछ बड़ी एग्जाम्स में ही ऐसे प्रश्न आया करते थे, लेकिन इस बार नीट में ऐसे प्रश्न आए हैं तो निश्चित तौर पर हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं इस जेनेटिक मैप से रिलेटेड एक एक एस्पेक्ट्स जो है वो सभी आपके क्लियर करने वाला हूँ, और साथ ही लास्ट में हम करीबन 3 या 4 न्यूमेरिकल्स और सॉल्व करेंगे इसी तरीके के। पहले हम नीट 2022 वाला ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और ऐसे ही और कौन कौन से क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सभी क्वेश्चंस हम यहाँ इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं इसके बेसिक्स पे, इसका मूल क्या है, कहाँ से ये है। तो देखिए, जेनेटिक मैप या लिंकेज मैप या रिकॉम्बिनेशन मैप क्या होता है। इसकी शुरुआत होती है मेंडल के डाईहाइब्रिड क्रॉस से। डाईहाइब्रिड क्रॉस, और हमने देखा कि मेंडल ने जब डाईहाइब्रिड क्रॉस किया था तो उसका जो फिनोटाइप आया था वो फिनोटाइप आया था 9, 3, 3 और 1। डाईहाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटाइप रेशियो अनुपात आया वो 9, 3, 3, 1 आया था। ठीक है, इसमें आपने देखा होगा कि ये जो 9 और जो 1 है, 9 और 1 जो थे वो जनकीय अनुपात थे। कैसे थे? जनकीय अनुपात थे, जनक के थे, पेरेंटल रेशियोज थे, ये पेरेंट जैसे थे मतलब। जबकि 3 और 3 ये जो 2 बीच में आए थे ये अजनकीय रेशियो थे, अजनकीय अनुपात थे, नॉन पेरेंटल थे, यानी कि पेरेंट से थोड़ा डिफर कर रहे थे, अलग थे। और इसी को बाद में हमने रिकॉम्बिनेशन कहा, रिकॉम्बिनेशन कहा। ठीक है, मेंडल के प्रयोगों के बाद में मॉर्गन ने ऐसे ही एक्सपेरिमेंट किए ड्रोसोफिला पर, लेकिन मेंडल के एक्सपेरिमेंट के हिसाब से मॉर्गन को रेशियोज प्राप्त नहीं हुए। उन्हें ये 9, 3, 3, 1 का अनुपात नहीं प्राप्त हुआ, बल्कि ये जनक वाले जो थे वो ज़्यादा प्राप्त हुए और ये जो अजनकीय थे ये कम प्राप्त हुए। इस आधार पर मॉर्गन ने एक निष्कर्ष दिया। किसने? मॉर्गन ने। जब उनको ऐसे रेशियोज नहीं मिले तब उन्होंने एक ये नियम दिया कि हो ना हो जीन्स जो है, उन जीन्स के बीच में दूरी बड़ी महत्वपूर्ण है। इस मामले में अगर दूरी ज़्यादा होती है तब दूरी जितनी ज़्यादा होगी 2 जीन्स के बीच में, वहाँ अजनकीय अनुपात बनने की संभावना होती है। लेकिन जीन जितने ज़्यादा पास में होते हैं वो जनकीय अनुपात ही बनाते हैं, ऐसा मॉर्गन ने कहा। फिर मॉर्गन के ही शिष्य थे स्टर्टीवेंट। बहुत महत्वपूर्ण है ये स्टर्टीवेंट, गुरु और शिष्य की ये जोड़ी बहुत काम की थी लिंकेज को खोजने में। तो ये मॉर्गन ने जो बात कही कि जीनों के बीच में दूरी बहुत महत्वपूर्ण है, अगर जीन पास में होंगे बहुत एक दूसरे के, मान लीजिए ये एक गुणसूत्र है, उस पर एक जीन यहाँ है, दूसरा जीन यहाँ है, तो वो कोशिश ये करेगा कि हर पीढ़ी में साथ ही जाए। वो क्रॉसओवर नहीं होता, वो रिकॉम्बिनेशन नहीं बनाता, हर बार पीढ़ी दर पीढ़ी साथ ही जाता है, और उसे लिंकेज कहा मॉर्गन ने। ठीक है, उसी आधार पर लिंकेज वाला कंसेप्ट मॉर्गन ने ही दिया था। फिर मॉर्गन के बाद में स्टर्टीवेंट जो इन्हीं के शिष्य थे, उन्होंने ये कहा कि ये जो अजनकीय अनुपात बनते हैं, जो ये नॉन पेरेंटल जो रेशियोज आते हैं, ये अलग अलग गुणसूत्रों में जो अलग अलग जीन का अगर हम कार्य कर रहे होते हैं तो अलग अलग प्राप्त होता है। और रिकॉम्बिनेशन जितना होगा उसी को उसका परसेंटेज निकाल के उन्होंने उसे परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन कहा, परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन उन्होंने कहा। कैसे? मान लीजिए उन्होंने कोई x और y कैरेक्टर्स के बीच में क्रॉस करवाया और देखा कि ये जो 2 जीन है, ये उसमें जो ये जो नॉन पेरेंटल रेशियो आता है, मान लीजिए वो 13% आ रहा है, यानी कि 100 में से 13 जनरेशन ही, 13 संततियाँ ही जो है नया अजनकीय वाला ये जो है लक्षण दिखा रहे हैं।
बाकी ऐसा नहीं दर्शा रहे। ऐसे ही मान लीजिए उन्होंने कोई और x और z कैरेक्टर के बीच में किया, तो उन्होंने बताया कि मान लीजिए उसमें 3% रेशियो आया, कितना 3% ही रिकॉम्बिनेशन हुआ। तो उस आधार पर मॉर्गन वाली बात को आधार मानकर स्टैटिवेंट ने ये कहा कि दूरी बढ़ने के साथ, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है रिकॉम्बिनेशन होने की संभावना बढ़ती है, नया संभावना बढ़ने की बढ़ती है। ठीक है, क्यों? ये जो सारी घटनाएं होती है ये होती है अर्धसूत्री विभाजन के कारण। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन में जो प्रोफेज फर्स्ट अवस्था आती है, प्रोफेज फर्स्ट में एक अवस्था आती है पैकाइटिन। तो इस पैकाइटिन अवस्था में होता है क्रॉसिंग ओवर। समझना, बेसिक चीज अब आपको यहाँ और ढंग से समझ में आएगी। अर्धसूत्री विभाजन जब होता है तो प्रोफेज फर्स्ट की पैकाइटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर में हमने पढ़ा था कि गुणसूत्रों से कुछ पदार्थ जो है, कुछ जीन जो है, इस तरह इसका जीन इधर और इसका जीन इधर जाता है, उसी को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। अब सोचो कोई जीन बहुत पास है, कोई जीन बहुत पास होता है तो उनका फिजिकली अलग होना मुश्किल होता है। इस वजह से दोनों एक साथ आगे जीन में चले जाते हैं, और दोनों एक साथ चले गए तो अगली पीढ़ी में भी एक साथ चले जाते हैं, और एक साथ चले गए तो उसे लिंकेज कहा। और जब एक साथ चले गए तो फिर जो स्वतंत्र अपव्यन का नियम है वो ये कहता है कि दो जीन बिल्कुल अलग होते हैं अगली पीढ़ी में जाने के लिए, लेकिन यहाँ तो अगली पीढ़ी में जा ही नहीं रहे, तो उनका रिकॉम्बिनेशन होने की संभावना वहाँ फिर कम हो जाती है नज़दीक होने की वजह से। तो इस आधार पर उन्होंने एक बात देखी, क्या देखा कि जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसे नोट कर लेना। स्टैटिवेंट ने एक निष्कर्ष निकाला कि जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है, किनके बीच में, लक्षणों के बीच में या कारकों के बीच में, या जीन कह सकते हैं, जीन के बीच में जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है दो अलग अलग जीनों के बीच में, उनमें परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन होने की बढ़ गई है। उनमें पुनर्योजन का जो रेशियो है, अनुपात है, वो बढ़ा है, यानी कि उनमें अजनकीय अनुपात ज़्यादा उत्पन्न हुआ है दूरी बढ़ने के साथ। तो इसका मतलब दूरी और रिकॉम्बिनेशन या पुनर्योजन जो है वो एक दूसरे के समानुपाती है। अगर दूरी बढ़ती है तो रिकॉम्बिनेशन भी बढ़ रही है। दूरी किसके बीच में है? जीन्स के बीच में, दो जीन जो है उनके बीच में जितनी ज़्यादा दूरी होगी उनमें रिकॉम्बिनेशन भी उतना ज़्यादा होगा। दूरी अगर कम होगी तो उनमें रिकॉम्बिनेशन भी कम होगा। आप इसके साथ ये भी कह सकते हो रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर। यहाँ क्रॉसिंग ओवर जो हमने समझा, क्रॉसिंग ओवर दूरी के साथ बढ़ेगा। जैसे मैंने कहा बहुत पास है तो क्रॉसिंग ओवर कम होगा या होगा ही नहीं। जैसे जैसे दो जीन दूर होते जा रहे हैं उनके क्रॉसिंग ओवर होने की संभावना बढ़ रही है। तो इनमें भी वही संबंध है समानुपाती वाला। अगर दूरी बढ़ती है तो परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन या रिकॉम्बिनेशन होने की संभावना बढ़ती है, यानी कि अजनकीय अनुपात आने की संभावना बढ़ती है। और आप ये भी कह सकते हो दूरी बढ़ने के साथ क्रॉसिंग ओवर भी ज़्यादा होगा, यानी कि दूरी और रिकॉम्बिनेशन, दूरी और क्रॉसिंग ओवर ये समानुपाती है। बढ़ने के साथ ये दोनों बढ़ेंगे और कम होने के साथ दोनों कम होंगे। ठीक है, इस आधार पर स्टैटिवेंट ने ये एक अनुमान लगाया कि क्यों न हम गुणसूत्रों पर पाए जाने वाले इन जीनों के बीच में इन दूरियों को, इन परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन को ही एक दूरी मानकर एक मैप बना लिया जाए। ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण बात आ गई। अब स्टैटिवेंट ने ये आइडिया लगाया कि हम ऐसे करते हैं, पहले जैसे एक्स और वाई मान लीजिए जीन लिया और उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन देखा कितना आया, मान लीजिए यहाँ 13% आया, तो हम मान लेते हैं इनके बीच में दूरी 13 है, क्योंकि ये एक दूसरे के समानुपाती है। तो हम मान सकते हैं अगर मान लीजिए एक्स और जेड के बीच में रिकॉम्बिनेशन 3% ही हुआ तो हम मान लेंगे कि एक्स और जेड के बीच में 3 ही दूरी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका बिल्कुल जो इनका घटना और बढ़ना है बिल्कुल समान रूप से बढ़ना और घटना हो रहा है। तो इस आधार पर स्टैटिवेंट ने ये कंसेप्ट दिया, क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि गुणसूत्रों का एक मैप तैयार करते हैं। पहले x और y का बीच में क्रॉस करवा लेते हैं और देखते हैं कितना रिकॉम्बिनेशन आता है।
फिर एक्स और जेड के बीच में, एक्स और ए के बीच में, एक्स और बी के बीच में, एक्स और सी के बीच में, जो भी गुणसूत्र जीन है उन लक्षणों को धीरे धीरे देखते देखते हम ऐसे जो है उनके बीच में परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन के आधार पे हम उसका मैप तैयार कर लेंगे। एक एक्स फिक्स हो जाएगा, जो उसके नज़दीक होगा वो पहले लिखा जाएगा, जैसे जेड नज़दीक है क्योंकि दूरी के साथ ये कम होगा, रिकॉम्बिनेशन कम होगा तो उसके नज़दीक होगा, वाई है वो और दूर होगा। जैसे जैसे हम ऐसे एक मैप बना लेंगे बड़ी आसानी से, ठीक है। तो इस कंसेप्ट का प्रयोग करते हुए जो इन प्रयोगों से पता चला कि दूरी बढ़ने के साथ रिकॉम्बिनेशन की संभावना भी बढ़ रही है, तो इस आधार पे उन्होंने कहा कि क्यों ना हम गुणसूत्रों के ऊपर जो जीन है उसकी दूरी को ही मान लेते हैं और इस रिकॉम्बिनेशन को ही दूरी मान लेते हैं। तो इन्होंने वास्तव में क्या कहा, सीधा सा बात यह है कि दो जीन्स के बीच में ये जो दूरी है, दो जीन्स के बीच की दूरी, उसको इन्होंने बराबर माना, बिल्कुल बराबर माना। किसके? परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन के, परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन के। रिकॉम्बिनेशन क्या है? नया कॉम्बिनेशन। नया कॉम्बिनेशन कौन सा होगा? जो अजनकीय है, जनक जैसा नहीं है, जनक जैसा नहीं है वही तो रिकॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेशन यानी कि बिल्कुल नया बनना। नया कौन सा बनेगा? जो जनक जैसा नहीं है, अजनकीय। तो अजनकीय अनुपात कितना निकल रहा है? जैसे यहाँ 16 में से 6 है तो वो परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन है, और परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन को ही इन्होंने दो जीन्स के बीच की दूरी मान ली। ध्यान रखना ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, नोट करने ला, ऐसे क्वेश्चंस इन्हीं से होने वाले हैं। तो जितना परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन होगा उतनी ही हम दूरी मान लेंगे दो जीनों के बीच में। फिर उन्होंने इसकी यूनिट और दे दी। इन्होंने स्टर्टिवेंट ने ये जो दूरी है, क्या वास्तव में ये इनकी फिजिकल डिस्टेंस है क्या? यानी कि हम फीता लेके जो नापेंगे क्या वो ये दूरी है? नहीं, ध्यान रखना ये दो जीन्स के बीच की फिजिकल डिस्टेंस नहीं है। नोट कर लो ये चीज़ भी, दो जीन्स के बीच में ये फिजिकल डिस्टेंस नहीं है, ये भौतिक दूरियां नहीं है, ये फिजिकल डिस्टेंस नहीं है दो जीन्स के बीच में। ये कैसी दूरी है? ये जेनेटिक मैप बनाने के लिए विशेष तरह के रिकॉम्बिनेशंस का यूज करके ज्ञात की हुई दूरी है। इसके लिए उन्होंने जो यूनिट दी, अब चूंकि फिजिकल डिस्टेंस नहीं है तो हम मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, एंगस्ट्रॉम ये नहीं लेंगे। यहाँ इन्होंने क्या किया, उसके लिए अपने गुरु के सम्मान के लिए बड़ी विशेष यूनिट दी और उसका नाम है सेंटीमोर्गन। सेंटीमोर्गन, सेंटीमीटर जैसा ही है लेकिन देखो अलग कर दिया, सेंटीमोर्गन, सेंटीमोर्गन, सेंटीमोर्गन। एम से यहाँ मॉर्गन है और मॉर्गन स्टर्टिवेंट के गुरु थे, इसके सम्मान में ही इन्होंने बना दिया सेंटीमोर्गन, ठीक है। बेसिक लाइन यहाँ ध्यान रखना, बेसिक ये दो लाइनें हैं जो खास है। क्या? इन्होंने जो इन ऊपर के जितने भी प्रयोग है उससे बात ये क्लियर हो रही है कि दूरी बढ़ने के साथ रिकॉम्बिनेशन बढ़ रहा है, या यूँ कह सकते हैं रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा है तो इसका मतलब हम ये मान के चलेंगे कि दो जीनों के बीच की दूरी ज़्यादा है, और या यूँ कह सकते हैं क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा हुआ है तो भी दूरी ज़्यादा है, दोनों एक दूसरे के समानुपाती है। इस आधार पर हमने क्या, स्टर्टिवेंट ने क्या निष्कर्ष दिया कि दो जीन्स के बीच की दूरी को हम ऐसे करते हैं परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन के बराबर मान लेते हैं। रिकॉम्बिनेशन कितना परसेंटेज आया उसी को जीन की, दो जीन्स के बीच की दूरी मान लेते हैं, ठीक है। एक और साथ के साथ इसी से जुड़ा हुआ कंसेप्ट आप नोट कर लेना कि आप ये कह सकते हो, अब चूंकि मैप बनाएंगे तो मैप की प्रत्येक की एक यूनिट होगी, एक इकाई होगी, उसको उन्होंने कहा एक मैप यूनिट। यानी कि एक, ये मैप की जो एक दूरी होगी उस एक मैप यूनिट को ही उन्होंने एक सेंटीमोर्गन माना, और एक सेंटीमोर्गन कितने के बराबर होता है? 1% रिकॉम्बिनेशन के ही बराबर है। ये लाइन भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखनी है। एक मैप यूनिट, एक जेनेटिक मैप यूनिट जो है वो एक सेंटीमोर्गन के बराबर है, और एक सेंटीमोर्गन जो है ये, जैसे मैंने कहा अभी, जितना दूरी होगी उतना ही रिकॉम्बिनेशन, जितना रिकॉम्बिनेशन होगा उतनी ही दूरी मानेंगे। तो रिकॉम्बिनेशन अगर 1% हो रहा है तो दूरी भी 1 सेंटीमोर्गन मानेंगे, उसी को एक मैप यूनिट भी मान लेंगे। जैसे जब हम ग्राफ बनाते हैं तो उसके मानक मानते हैं कि नहीं, तो ये वो मानक है। एक मैप यूनिट बराबर 1 सेंटीमोर्गन बराबर 1% रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। ये 3 विशेष कंसेप्ट जो आपको दिमाग में रखने। एक अब इसकी बात करते हैं, आपको परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन निकालना हो
तो यहाँ सीधी सी गणित है, आपको निकालना है प्रतिशत रिकॉम्बिनेशन। तो आप कैसे निकालोगे? सीधा सा है, आप 12वीं में पढ़ रहे हो, आपके 480 नंबर आए, कितने में से आए? मान लीजिए 600 में से आए। 480 आपके आए, 600 में से गुणा 100 करके आप परसेंटेज निकालते हो कि नहीं? वो ही काम यहाँ है। आपको ये वाले जो है ये है रिकॉम्बिनेंट, शॉर्ट में लिख देता हूँ। रिकॉम्बिनेंट मतलब अजनकीय, आप इनको ये भी कह सकते हो। अजनकीय पादप कितने प्राप्त हुए या जीव कितने प्राप्त हुए, फिर कुल कितने प्राप्त हुए गुणा 100। कुल ही थे आपके 600 नंबर, 600 में से 480 आए, कुल 600 में से आपके आए कितने, वही। यहाँ जैसे आप ऐसे समझ सकते हो, आपने रिकॉम्बिनेशन का ये जो भी एक्सपेरिमेंट किया उसमें मान लीजिए आपको 1000 पौधे प्राप्त हुए। उन 1000 पौधों में से मान लीजिए आपको 200 पौधे ही वो हैं जो जनक जैसे नहीं दिखते, अजनकीय है। तो परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन मतलब नया कॉम्बिनेशन होने का प्रतिशत क्या होगा? प्रतिशत आपको पौधे कितने प्राप्त हुए नए अजनकीय, जनक जैसे जो नहीं है वो 200 प्राप्त हुए। कितने में से प्राप्त हुए? 1000 पौधों में से आप उसको 100 से गुणा कर दोगे तो वो इसका अनुपात आ जाएगा, यानी कि 20% रिकॉम्बिनेशन हुआ कोई से भी 2 जीन की जिसकी बात कर रहे हैं। तो 20% अगर रिकॉम्बिनेशन आया है तो उन 2 जीनों के बीच की दूरी को स्टर्टिवेंट के हिसाब से हम 20 सेंटीमोर्गन मानेंगे। कितनी मानेंगे? 20 सेंटीमोर्गन मानेंगे। ठीक है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। 3 बातें यहाँ ध्यान रखना है। एक तो ये परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन कैसे निकालेंगे, अजनकीय अनुपात कितना है, कुल कितने थे, और उसको 100 से गुणा कर देना, आराम से आ जाएगा। नेक्स्ट, दूरी बढ़ने के साथ रिकॉम्बिनेशन बढ़ेगा, क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा। 2 जीनों के बीच की दूरी को हम परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन के बराबर माना है। जैसे अभी यहाँ देखो हमने 20% निकाला था, तो 2 जीनों के बीच की दूरी को हम 20 ही मानेंगे। इसके लिए उन्होंने क्या कहा, एक सेंटीमोर्गन यूनिट दी। एक मैप यूनिट जो है, मैप बनाने की जो यूनिट है वो 1 सेंटीमोर्गन के बराबर मानेंगे, जो 1% रिकॉम्बिनेशन के बराबर होगा। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन पर आते हैं। इससे पहले मैं इसे मिटाता हूँ और अब इस क्वेश्चन को जो नीट 2022 में आया है उसको डिस्कस करते हैं। साथ ही मैं आपको 2-3 प्रश्न और हल करके दिखाऊंगा कि हम ऐसे प्रश्न अगर आए, जैसे इस बार ऐसा प्रश्न आया तो अगली बार थोड़ा सा अलग आएगा, वो दूसरा प्रकार भी मैं आपको बताऊंगा। कैसे जेनेटिक ये जो मैप होता है, इस जेनेटिक मैप से हम 2 तरह के एस्पेक्ट्स ज्ञात कर सकते हैं। एक तो जीनों का क्रम, गुणसूत्र पर जीनों का क्या क्रम है, और दूसरा हम उन जीनों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी गुणसूत्र पर मान लीजिए 4 कोई जीन है, X, Y, Z और A। मान लीजिए कोई 4 जीन है, तो पहले तो इनका सीक्वेंस क्या है गुणसूत्र पर, वो सीक्वेंस ज्ञात कर सकते हैं, उनका क्रम ज्ञात कर सकते हैं, और साथ ही इनके बीच में दूरियां कितनी कितनी हैं वो हम ज्ञात कर सकते हैं। दूरियां फिजिकल दूरियां नहीं है, ध्यान रखना। वो वाली कैसी है, रिकॉम्बिनेशन के आधार वाली दूरियां ज्ञात कर सकते हैं जेनेटिक मैप द्वारा। तो ये पहला प्रश्न जो नीट 2022 में आया है वो हम हल करते हैं। तो देखिए नीट 2022 में जो प्रश्न आया वो क्या कह रहा है, यदि 2 जीनों के बीच पुनर्योजन आवृत्ति इस प्रकार है। कुछ जीन दिए हुए हैं, उन जीनों के बीच की यहाँ दूरियां दी हुई है, 2 अलग अलग जीनों के सेट के हिसाब से रिकॉम्बिनेशन दूरियां यहाँ दी हुई है। देखो क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया है A और C के बीच में दूरी है, रिकॉम्बिनेशन जो है उसकी आवृत्ति दी हुई है 5%, यानी कि A और C में एज यानी कि जो अनुपात बनता है वो 5% बनता है। फिर है B और C के बीच में 15%, B और D के बीच में 9%, A और B के बीच में 20% रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, C और D के बीच में 24% रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, A और D के बीच में 29% रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। यहाँ आप देख रहे हो A, B, C और D 4 जीन दिए हुए हैं। यहाँ कितने जीन दिए हुए हैं, 4 जीन दिए हुए हैं। अब आपसे पूछा है एक रेखीय गुणसूत्र पर इन जीनों का क्रम बताइए। जैसे मैंने आपको अभी बताया, आप
दो चीज़ें ज्ञात कर सकते हो, एक क्रम ज्ञात कर सकते हो और एक दूरी ज्ञात कर सकते हो। दूरी तो वही होगी जो उनका रिकॉम्बिनेशन होगा। जैसे ए और सी के बीच में दूरी 5 होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। ऐसे बी और सी के बीच में 15, बी और डी के बीच में 9, यही दूरियां हैं। जो परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन है वही दूरियां होती है। अब हमें तो ये बताना है कि इनका क्रम क्या है, ये कैसा पता चले। इसके लिए आप बहुत आसान सा तरीका है, आप एक लंबी लाइन खींचो, समझो ये गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र है। और इस तरह का जब क्वेश्चन दिया हुआ होता है, परसेंटेज दी हुई होती है, आपको पुनर्योजन की फ्रीक्वेंसीज दी हुई है, तब आप सबसे ज़्यादा वाली शुरुआत करें वहाँ से। सबसे ज़्यादा हमें दिया है ए और डी के बीच में, तो ए और डी मान लीजिए मैं ए यहाँ लिखता हूँ, बी यहाँ, शुरुआत आपको मान लीजिए से ही करनी पड़ेगी। और इनके बीच में दूरी जो आ रही है, जो हमें दी हुई है, वो है 29। देखिए ध्यान रखना, ऐसे प्रश्नों में बायोलॉजी बहुत कम और रीजनिंग ज़्यादा काम आती है। बायोलॉजी के बेसिक्स तो ये कुछ 2-4 चीज़ें ही थी कि जीन का क्रम क्या है, पुनर्योजन आवृत्ति क्या है, ये बड़ी आसान सी। चलो अब हमने देखा ए और डी के बीच में 29% रिकॉम्बिनेशन है, मतलब ए और डी के बीच में 29 सेंटीमॉर्गन की दूरी है। पहली चीज़ निकाल लिया, ठीक है, इसको काट दो, हो गया इसका काम। नेक्स्ट दूसरी बड़ी देखो अब क्या है, दूसरी दे रखी है सी और डी के बीच में 24% रिकॉम्बिनेशन हुआ है। इसका मतलब सी और डी के बीच में दूरी 24 सेंटीमॉर्गन है। आप तो समझो इनके बीच में दूरी 24 है। अब ये डी था, बी लिख दिया, डी, ठीक है। अब सी और डी के बीच में है 24। हमने क्या कहा, दो जीन जितने ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन हो ज़्यादा होगा, उनके बीच में दूरी भी ज़्यादा होगी। कम रिकॉम्बिनेशन तो कम दूरी। अब सी और डी के बीच में रिकॉम्बिनेशन 24 हुआ है, इसका मतलब डी से काफ़ी दूर होगा सी। ये हमने काफ़ी दूर बना दिया, मान लो जी यहाँ बना लेते हैं, यहाँ सी है और हम देख रहे हैं सी और डी के बीच में कितना दिया हुआ है, 24 दूरी दी हुई है, ठीक है। अब कहीं ये ए और सी आसपास आ गए, तो ए और सी देखो कहीं दिया हुआ है, सी डी तो हो गया, ए और सी फिर देखो क्या कहीं दिया हुआ है, ए और सी दिया हुआ है, देखो यहाँ 5, तो पक्का है ये 5 होगा। और जस्ट अभी मैंने एक बात बताई कि कोई जीन जितना पास में होगा उनका रिकॉम्बिनेशन भी कम ही होगा, तो पास में है इसलिए इनका रिकॉम्बिनेशन भी कम ही हो रहा है, 5 ही हो रहा है, ठीक है। 24 और 5 आप देखो 29, अभी तक सही चल रहा है सब, ठीक है, ये भी हमने देख लिया। अब ए सी और डी तो हो गया, अब बी की बात करते हैं। बी कहाँ रखें, यहाँ से आप जैसे बी और डी से यहाँ कहीं होगा, तो चलो यहाँ लेते हैं। बी और डी को देखो आप 9 है, बी और डी के बीच में 9 दूरी, यानी कि बी के पास में ही कहीं है ये डी यहाँ दे रखा है, मान लीजिए यहाँ हम मान के चलते हैं, ये इसके बीच में दूरी कितनी है, 9 है, ठीक है। बी और डी को भी काट दो। अब बी और सी के बीच में 15 बता रहा है दूरी, ये बी है, ये बी है और ये सी है। आप देखो सी और डी के बीच में हमने देखा था 24, बी और डी के बीच में 9, तो ये दूरी इन दोनों से हम घटा के निकालेंगे। 24 में से 9 गए तो कितने बचे, 15 है। यहाँ से यहाँ तक 15 है और यहाँ देखो दिया हुआ भी है, बी और सी के बीच में 15 है, तो इसी हिसाब से भी आ गया, ठीक है, ये भी एकदम सही है। एक अपने पास बचा, ए और बी के बीच में 20% है, ये ए है और ये बी है। देखो यहाँ से दूरी आप ऐसे निकाल सकते हो, ए और सी के बीच में 5 और सी और बी के बीच में 15, 5 और 15 कितना हुआ, 20। इसका मतलब ए और बी के बीच में कितना है, 20, और ये ही दिया हुआ है, मतलब ये भी ठीक है। तो इस हिसाब से हमें क्या पूछा, क्रम पूछा है। क्रम क्या आया, देखो ए सी बी और डी, ए सी बी डी। अब आप अपना ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन देखो ए सी बी डी, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए सी बी डी, ए सी बी डी हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं जो इसी से संबंधित है। देखो बच्चों, अब जेनेटिक मैप से या जो रिकॉम्बिनेशन मैप है उससे कुछ दूसरे इस तरह के प्रश्न आते हैं। देखो जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसमें 2 तरह के प्रश्न आते हैं। एक तो आपको जीनों का क्रम जो है वो पता किया जा सकता है और एक जीनों के बीच की दूरी पता किया जा सकता है। देखो
यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन ए ड्रोसोफिला फ्लाई रेड आई, लाल आँखों का होना आर डोमिनेंट यानी कि प्रभावी है वाइट आई पर। यहाँ आर प्रभावी है, लाल आँखों का होना प्रभावी है और सफ़ेद आँखें जो है वो अप्रभावी है। ये कैरेक्टर किसका है? आँखों का रंग जो है उसी का, आँखों का रंग से संबंधित है, जिसमें लाल प्रभावी है और सफ़ेद का होना अप्रभावी। दूसरा कह रहा है नॉर्मल विंग्स आर डोमिनेंट टू वेस्टिजियल विंग्स। ये बात हो रही है पंखों की। पंखों में जो नॉर्मल विंग्स है जिसको कैपिटल W से दिखाया वो प्रभावी है, डोमिनेंट है, नॉर्मल सामान्य होना। और अवशेषी प्रकार के बहुत छोटे वेस्टिजियल हो तो उसको स्मॉल w से दिखाया है जो अप्रभावी। यहाँ तक ठीक है। ए साइंटिस्ट परफॉर्म ए टेस्ट, उन्होंने एक साइंटिस्ट ने एक टेस्ट किया बाय मेटिंग ए, उन्होंने एक टेस्ट किया जिसमें उन्होंने ये वाला जो है वो कैरेक्टर लिया, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल W स्मॉल, यानी कि ये जो विषम युग्मजी है ये इसका क्रॉस करवाया स्मॉल r स्मॉल w से। फ्लाइज टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग ऑफस्प्रिंग, और उनको कुछ इस तरह की संततियाँ प्राप्त हुई F2PD में। कैसे, कितनी, जितनी भी प्राप्त हुई उन सब की यहाँ इन्होंने संख्या लिख दी कि लाल आँख वाले और नॉर्मल आँख वाले 368 प्राप्त हुए, लाल आँख वाले और वेस्टिजियल विंग्स वाले 56 प्राप्त हुए, सफ़ेद आँख वाले और वेस्टिजियल विंग्स 336 प्राप्त हुए, और सफ़ेद आँख वाले और नॉर्मल विंग्स वाले जो है वो 40 इनको प्राप्त हुए। ठीक है। अब यहाँ पहले आप इनसे समझो। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनके प्रभावी लक्षण क्यों दिए हुए, इनके क्या फ़ायदे हैं। देखो होने वाले हैं यहाँ। देखो यहाँ जब भी आप एक सीधा सा ये सोचिए कि आपको ये पता करना है, ये काम करने से पहले आपको ये पता करना है कि जनकीय अनुपात कौन सा है और अजनकीय कौन सा है, यानी कि जनक जैसा कौन सा है और अजनक जैसा कौन सा है। तो जनक जैसे वाले तो यही होंगे। कौन से? अगर आँखों का रंग होगा तो जनक जैसा कैसा होगा? या तो लाल आँख वाला होगा, रेड आँख वाला होगा और नॉर्मल पंखों वाला होगा। लाल आँख होगी और नॉर्मल विंग्स होंगे, नॉर्मल कह देते हैं, एन लिख देता हूँ, नॉर्मल। चलो नॉर्मल विंग्स, ये क्या होगा? बिल्कुल ये कैसा होगा? जनक जैसा ही होगा, क्योंकि प्रभावी हमेशा जनक जैसा ही होता है। और अप्रभावी भी जब पूरा होगा तो वो जनक जैसा ही होगा, यानी कि उसमें एक ही कंडीशन हो, सफ़ेद आँख वाला होगा और साथ ही वेस्टिजियल विंग्स वाला होगा, वेस्टिजियल। ठीक है, वो भी जनक जैसा ही होता है ना। देखो आपने जैसे आप ऐसे समझिए, वो 9:3:3:1 जो अनुपात आया था उसमें 9 जो थे लंबे और लाल फूल वाले थे, जैसे मेंडल का एक्सपेरिमेंट करते हैं, और 1 जो थे बोने और सफ़ेद फूल वाले थे, लेकिन थे तो जनक जैसे ही। ये भी जनक जैसे ही है। तो यहाँ प्रभावी वाले लाल और नॉर्मल है तो वो भी क्या होगा? जनकीय अनुपात होगा। सफ़ेद और वेस्टिजियल होगा तो वो भी जनकीय। इनमें किसी तरह का बदलाव आता है, लाल के साथ वेस्टिजियल आ जाता है तो वो अजनकीय होगा। ठीक है, ये दोनों तो है जनकीय, और इनमें किसी तरह का डिफ़र हो जाता है, लाल के साथ वेस्टिजियल आ जाए, नॉर्मल के साथ सफ़ेद आ जाए विंग्स के साथ, तो वो क्या होगा? फिर अजनकीय रेशियो होगा। चलो अब इसमें समझते हैं। पहला, लाल आँखें हैं और नॉर्मल विंग्स है, लाल के साथ नॉर्मल आ रहा है, इसका मतलब वो कैसा हुआ? ये तो जनक जैसा हुआ। यहाँ फिर उसका कोई काम ही नहीं होता, हमें यहाँ अजनकीय अनुपात देखना होता है, और वो ही परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन या रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी निकालने में काम आते हैं, क्योंकि हमने पूरा कंसेप्ट देखा, काम की चीज़ अजनकीय ही थी। चलो दूसरा देखते हैं। रेड के साथ वेस्टिजियल आ रहा है, रेड लाल के साथ वेस्टिजियल मतलब अजनकीय है, ये बहुत काम का है, मैंने इसको गोला लगा लिया। ठीक है, चलो अगला है वाइट आई, सफ़ेद आँख वाला और वेस्टिजियल। सफ़ेद आँख और वेस्टिजियल, इसका मतलब तो जनक जैसा ही है, ये भी हमारा कोई काम का नहीं है इस मामले में। और वाइट आई, सफ़ेद आँखें हैं और नॉर्मल विंग्स, सफ़ेद के साथ नॉर्मल आ रहा है, इसका मतलब ये कैसा है? जनक जैसा नहीं है, अजनकीय अनुपात है, और ये भी हमारा काम का है। चलिए अब इसने पूछा है व्हाट इज़ द परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी फॉर दिस क्रॉस। इस क्रॉस के लिए जो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी है वो निकालो। मैंने आपको क्या उदाहरण दिया था? परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन आपको निकालना है तो आप अपनी परसेंटेज निकालना ही जान जाओ बस।
मेरे 480 नंबर आए 600 में, तो मैं क्या करूँगा 480 बटे 600 गुणा 100 कर दूंगा। तो यहाँ मुझे अजनकीय कितने प्राप्त हुए, मुझे अजनकीय प्राप्त हुए 56 और 40। कितने में से प्राप्त हुए, तो सबको जोड़ेंगे कि नहीं, कितने में से करेंगे तो हम उन सबको जोड़ेंगे। 368, 56, 40 और ये कितने हैं 336। इस सब को हम सब 100 से गुणा कर देंगे तो परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन आ जाएगा। यानी कि ये समझो कि अजनकीय इतने प्राप्त हुए, इतने में से गुणा 100 कर दो तो परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन होने का अनुपात आ जाएगा, उसका परसेंटेज आ जाएगा या फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, तो ये हम निकाल सकते हैं। 56 और 40 को जब हमने जोड़ा तो कितना आया 90, 96 ये आ गया। ठीक है, ये कितना आया 96। ऐसे ही आप इनको जोड़ो, ये जो है इनको जब हम जोड़ते हैं तो ये आते हैं 800। ठीक है, इनको जब जोड़ा तो 800 आया। आगे क्या है गुणा 100, 0 से 0 काट दिया, यहाँ तो गणित है। और 96 में जब 8 का भाग देते हैं तो 12 × 96 तो 12 आ गया। यानी कि यहाँ परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन कितनी आई 12%। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि आँखों का रंग और पंख कैसे हैं, इन दोनों कारकों के बीच में, इन दोनों को निर्धारित करने वाले जीनों के बीच की दूरी 12 सेंटीमॉर्गन होगी। यानी कि यहाँ अगर मैं गुणसूत्र बनाऊं तो यहाँ मान लीजिए ये आँखों के रंग के लिए ये लाइन है, पंखों के लिए मान लीजिए ये लाइन है। तो इन दोनों के बीच में जब मैप बनाएंगे तो वो जो दूरी अपन दिखाएंगे वो कितनी बनाएंगे 12 है। उसके लिए हमने क्या यूनिट बनाई थी सेंटीमॉर्गन। तो जब मैप बनाएंगे तो हम 12 सेंटीमीटर लिख देंगे। और देखो यहाँ आँखों का रंग और पंख कैसे हैं, इनमें कोई ज़्यादा अनुपात नहीं आ रहा, मात्र 12 ही आ रहा है। ये हमें ये बता रहा है कि ये एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों में आपको ये ध्यान रखना है कि पहली बात आपको निश्चित तौर पर ऐसा ही प्रश्न देंगे, कोई दो राय नहीं है, बस ये संख्याएं ही अलग आपको मिलेगी। ठीक है, और मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि अगली बार नीट में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि वैसा क्वेश्चन तो पहले जो आ चुका है जिसमें जीनों का क्रम ज्ञात किया जाएगा 2022 में आ चुका है। इस बार आपको रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी पूछी जा सकती है। तो उसके लिए आपको पहले तो ये पता करना है कि उसमें जनकीय अनुपात कौन से हैं। ध्यान रखना ये डोमिनेंट जो दिए होंगे, प्रभावी दिए होंगे, बस उसी को आप बना लेना। प्रभावी को एक साथ लिख लेना और अप्रभावी को एक साथ लिख लेना, वो तो जनकीय होंगे। और अगर इनमें उल्टा सीधा हो जाता है, प्रभावी के साथ अप्रभावी और ऐसे हो जाता है, लाल के साथ वेस्टिजियल हो गया, सफ़ेद के साथ नॉर्मल हो गया, इस तरह क्रॉस हो जाता है तो वो अजनकीय होता है। काम का हमारा वही है, जो अजनकीय नॉन पेरेंटल है उन दोनों को आप ऊपर रखोगे जोड़ के, और इन सब को जोड़कर नीचे रख दो, गुणा 100 कर दो, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और ये परसेंटेज फ्रीक्वेंसी ही उन दोनों जीनों के बीच की दूरी होती है। मान लीजिए आंखों के रंग के लिए मैं यहाँ जैसे इन्होंने R लिख रखा है और विंग्स के लिए W, तो R और W के बीच की जब मैं दूरी बनाऊंगा तो वो कितनी बनाऊंगा 12 सेंटीमॉर्गन बनाऊंगा। कितनी बनाऊंगा 12 सेंटीमॉर्गन। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन ऐसा ही हम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक और क्वेश्चन हम करते हैं, कुछ ऐसा ही है जो हमने पहले वाला किया, कुछ ऐसा ही है, थोड़ा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ दिया हुआ है कि जीन A, B, C और D आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। कोई जीन है 4 A, B, C और D जो एक ही गुणसूत्र पर मौजूद है। द रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी ऑफ द फॉलोज, इनकी जो रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी है वो कुछ इस तरीके से दी हुई है। A और B के बीच में 10, मतलब इनके बीच में दूरी 10% है। A और C के बीच में 25, A और D के बीच में 23, B और C के बीच में 15, C और D के बीच में 48 है। और पूछा है व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली ऑर्डर, इनका ऑर्डर यानी होता है क्रम, इनका क्रम आपसे पूछा ऑफ द जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम, इस गुणसूत्र पर इनका क्रम क्या है, A और B और C और D का क्रम आपको बताना है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है, परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन दिया होता है, वो ही उनके बीच की दूरी होती है, पहला दिमाग में ये रखना। और जितनी फ्रीक्वेंसी या जितना परसेंटेज दिया हुआ है उतनी ही दूरी हमको माननी पड़ती है।
दूसरा मैंने आपको बताया, जब भी आपको ऐसे प्रश्न आए तो आप पहले जो सबसे ज़्यादा दूर वाले हैं, जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाले हैं, उन्हें सबसे पहले लें। जैसे यहाँ C और D के बीच में दिया हुआ है 48%, तो एक सीधी लंबी लाइन हमने खींची और इसके ऊपर मान लेते हैं ये C है और ये मान लेते हैं D, और 48% दिया है, मतलब इनके बीच में दूरी भी क्या मानेंगे हम, 48 सेंटीमोर्गन ही मानेंगे। पहला हमने ले लिया, इसे आप काट दो, काटना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या है, हम दूसरा उसी को काउंट करने लग जाते हैं, इसको काटो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी बड़ी हम यहाँ देख रहे हैं 25 और 23, इन दोनों को ले लेते हैं, A और C लेते हैं। लेकिन यहाँ अभी A अपने पास कहीं नहीं है, C दिया हुआ है केवल, और चलो ठीक है, A और C इन दोनों को हम लेंगे। पहले बात करते हैं A और C की। तो यहाँ 25 आपको दिया हुआ है, यानी कि C से A जो है लगभग 25 सेंटीमोर्गन दूरी पर है, तो लगभग बीच में से ये मान लेते हैं, मान लीजिए यहाँ A है और ये आ रहा है 25 सेंटीमोर्गन, ये A और C के बीच में। ठीक है, ये हमने ले लिया। अगला ये कह रहा है A और D के बीच में 23% है, D हमने पहले ही ले लिया था, A यहाँ दिया हुआ ही है, तो इसके बीच में ये हमें परसेंटेज दिया है, वो ही उसकी दूरी है 23, तो बीचों बीच सा हो गया। क्या आप इनको जोड़ के देखो, 25 और 23 48 ही होता है, इसका मतलब ठीक है, अभी तक हम सही चल रहे हैं। A और D भी हमने क्लियर कर दिया है। अब अगला है A, B अपने पास शेष रह गया, A भी हो गया, C भी हो गया, D भी हो गया, लेकिन B नहीं हुआ। B आपको इन दोनों से हो जाएगा। A और B के बीच में देखो 10% दिया हुआ है, लेकिन A और B के बीच में 10%, आप B इधर भी रख सकते हो, B इधर भी रख सकते हो, दोनों तरफ रख सकते हो भाई। 10 आप इधर भी रख लो, 10 इधर भी रख लो, लेकिन थोड़ा सा यहाँ आप इसको दिमाग में रखो कि 10 रखना है, तो अगला और एक बार चेक कर लो। B और C के बीच में 15% दिया हुआ है, B और C के बीच में 15 दिया हुआ है, मतलब B इधर होगा, D दिया होता तो इधर होता। दूसरे से ये बात क्लियर हो गई कि ये जो B है वो A और C के बीच में, ना कि A और D के बीच में। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, आपको सिर्फ रीजनिंग लगानी है, बायोलॉजी मैंने कहीं लगाई नहीं। चलो, तो ये दोनों से हमें एक आइडिया हो गया कि ये B जो है वो A और C के बीच में है कहीं। अब चूंकि B और C के बीच में हमें दी हुई है अंतर लगभग कितना, 15 दिया हुआ है, तो मान लीजिए मैं यहाँ मान लेता हूँ, अगर B अगर यहाँ होता है तो ये C और B के बीच की दूरी 15 होगी, और हमने देखा C और A के बीच में दूरी थी 25, ये 15, तो इससे आइडिया क्या लगा, A और B के बीच में 10 होनी चाहिए। हमें कितनी दी हुई है, A और B के बीच में 10 ही दी हुई है ना। तो इस तरह देखो, हम आराम से सारे चीज़ें एकदम रीजनिंग के तरीके से इसे हमने कर लिया, और हमें जो इसका वो क्रम जो मिला वो क्या मिला, C, B, A और D। तो उस क्रोमोसोम पर इनका जो सीक्वेंस होगा वो होगा C, B, A और D, ये इसका सीक्वेंस होगा। हो सकता है कई बार ऑप्शन में ये इसका ऐसे लिखा हो D, A, B और C, दोनों ही ठीक है, वो ऑप्शन पर निर्भर आपको देखना पड़ेगा। दोनों ही एक ही बात है, गुणसूत्र को आपने इधर से पढ़ लिया या इधर से पढ़ लिया, पॉसिबल है ऐसा दिया हो। हमारे हिसाब से ये हो सकता है किसी दूसरे ने पहले डी रख लिया हो, ऐसा भी हो सकता है, दोनों एक ही बात। लेकिन ये टूटेगा नहीं, डी के बाद में ए ही आएगा, ए के बाद में बी ही आएगा और बी के बाद में सी ही आएगा, ये सीक्वेंस नहीं टूट सकता इसके हिसाब से। ठीक है बच्चों, यहाँ तक मैं पूरी उम्मीद करता हूँ आपको इस तरह के न्यूमेरिकल जैसे क्वेश्चन जो आते हैं वो निश्चित तौर पर समझ में आ गए होंगे। यदि आपको समझ में आ गए हैं तो जस्ट इसके बाद में आपको एक क्वेश्चन रिफ्लेक्ट होने वाला है यहाँ बोर्ड पर, वो क्वेश्चन आपको करके और कमेंट करके मुझे बताना है उसका क्या उत्तर होगा।